दिन केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिशन। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिशन। तो इसमें जो पहला वर्ड है डीएनए, डीएनए में होते हैं बेस पेयर। अब जैसे आपको पता है हम लोग ये स्टैंड अभी बायोमॉलिक्यूल में पढ़ के आ रहे हैं, क्या एडेनिन थायमिन एक दूसरे से दो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन इसको जो है ये तीन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ये गुआनिन है ये साइटोसिन है ये भी तीन बॉन्ड से, और थायमिन एडेनिन से दो बॉन्ड से। ये डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ, इसको दिया था वाटसन ने लिखने। तो डबल हेलिकल मॉडल is given by Watson and Crick। उसके अलावा और भी थे, फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन और विल्किंस। तो फ्रैंकलिन पूछा गया है। तो डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, रोज़ेलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। नहीं, चार, एक ये एक ये। इसमें जो इन्होंने डिफ्रैक्शन वगैरह बताया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। दूसरी बात क्या है, जैसे एक वायरस है 574, इसके अंदर क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें बेस कितने होते हैं 5340 बेसेस। बेस पेयर नहीं होते। पेयर का क्या मतलब है, देखो ये पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा उसमें जाहिर सी बात है पेयर नहीं होंगे, तो एक ही स्टैंड होगा तो टोटल बेसिस को ही काउंट कर लेंगे। तो एक पॉइंट ये बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट इसमें है, एक बैक्टीरियोफेज होता है लैम्डा, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें होते हैं 48,502 बेस पेयर, 48,502 बेस पेयर इसके अंदर होते हैं। तो बेसेस अलग है, बेस पेयर अलग है। बेसिस कब होंगे, जब सिंगल स्टैंडर्ड होगा, और एक ही एग्जाम्पल है सिंगल स्टैंडर्ड का, 514 जो हमें पढ़ना है। और कैसे है इन लोगों के बीच की, देखिए डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की होती है 20 एंगस्ट्रॉम। हाँ,
जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बी डीएनए पढ़ रहे हैं। डीएनए होता है जेड डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो बी डीएनए पढ़ते हैं। बी डीएनए में 2 स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और देखिए दो पेयर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। डीएनए के मतलब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग डीएनए के ही पीछे पड़ जाएंगे। सब कुछ डीएनए के बारे में पढ़ना, एक एक चीज। बाकी आधी ज्यादा चीज तो हम लोग अब पढ़ के आए चुके। याद है डबल हेलिकल मॉडल वहां बनाया था, डबल, एक इधर एक इधर, सबसे टफ वाला ऐसे था नहीं। ये तो वहां बना के आई चुके, ये इसमें भी और वहां पे भी। और क्या था? जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कोई भी चीज अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या क्या खूबी होती है? जैसे कहते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए तब वो बन पाएगा। तो डीएनए की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। डीएनए तो जीन बनाता है, जीन बनाता है। आप लोगों को ये पता है कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? होता है, ठीक है। और एक जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरीके का होता है? तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं। देखिए ये जो है हम बना रहे हैं क्या, ये क्रोमोसोम बना रहे हैं। क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे हर सेल में इस तरीके का क्रोमोसोम मिलेगा जो बना है। एक सेल को एक वक्त उठाओ, ये दोनों जो क्रोमोसोम है इनको क्या कहते हैं हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हमको हमारे फादर से मिला है, एक हमको हमारी मदर से मिला है। दो हैं। ऐसे ऐसे कितने होते हैं हमारे यहाँ? 46 होते हैं। जीन कहाँ होता है? देखो ये जीन, ये जीन। तो ये क्रोमोसोम, ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डीएनए है। इसी को खूब कॉइलिंग कर करके, पॉलीमराइज कर करके, जैसे स्वेटर का ऊन का धागा होता है उसे कैसे बनाएगा, तो आस्तीन जैसे बना दी गई पूरी। तो आस्तीन में बीच बीच में जैसे फूल है तो उसको जीन सपोज कर लो, और जो स्वेटर का जो धागा है यानी ऊन, उसको डीएनए सपोज कर लो। तो अगर उसको एक धागा निकालते जाओगे तो डीएनए खुलता जाएगा ना वो, और पूरी आस्तीन खुल जाएगी। तो ऐसे सपोज कर लो तो समझ में आ जाएगा। एक सेल में 46 होता है। ईच एंड एवरी सेल कंटेन एक्सेप्ट गैमीट सेल। गैमीट सेल इस पर ओवम को छोड़ दें। हाँ उसमें 23 होता है। उसमें क्या होगा, ये बस यही एक ही सेट होगा, ये या तो ये होगा या तो ये, ठीक है।
तो ये तो एक पेयर होगा, ऐसे दूसरा पेयर बनाओ, तीसरा पेयर बनाओ, चौथा पेयर बनाओ, 23 बनाते जाओ। और 23 बनाने के बाद बड़े वाला, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब बनाओगे ना तो एक डायग्राम बन जाएगा। पहले नंबर का ये, दूसरे नंबर का तुम्हारा ये, तीसरे नंबर का ये, आखिरी में 23 नंबर आएगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग कहते हैं रेडियोग्राम, यानी कि कैरियोटाइप। तो सबके स्ट्रक्चर को एक साथ बना देना, सारे क्रोमोसोम, उसको हम लोग कैरियोटाइप, बात समझेंगे। तो कैरियोटाइप से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्रोमोसोम बड़ा होता है। जैसे एक नंबर जो है क्रोमोसोम नंबर 1 खूब बड़ा होता है, और क्रोमोसोम नंबर जो 23 का वाई क्रोमोसोम है वो छोटा होता है। वाई मेल में ही होता है, वो छोटा होता है। तो ये इतनी बात हो गई। और इसमें क्या बात करनी है, जैसे एक बैक्टीरिया होता है, नाम आपने सुना होगा, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई में कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। तुम्हारे अंदर ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? ईच सेल में, देखो हम लोग जितनी बात करेंगे ईच सेल की बात करेंगे, ऐसे तो हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस है, सारे की सेल को जोड़ना थोड़ी होता है। एक सेल, कोई भी सेल उठा लो पूरी बॉडी की, जहाँ तुम्हें ठीक लगे कोई सेल उठा लो, उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे, और जो बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे ईच सेल में? 3.3 हैप्लाइड होते हैं। और डिप्लाइड अगर लोगे, ये डिप्लाइड है, और हैप्लाइड होते हैं, ये हैप्लाइड है। तो डिप्लाइड हैप्लाइड का कहते हैं ईच सेल में। अब ये सारे डाटा की याद ही करने पड़ेंगे ना, 6.609 और एस्चेरिचिया कोलाई का बेस पेयर कितने होते हैं। तो साइंटिस्ट का अब आप दिमाग सोचिए कि ये जो बेस पेयर दिख रहे हैं आपको, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, पूरी सेल के डीएनए के बेस पेयर गिन डाले उन्होंने, तभी तो बताया है कि नहीं होते। तो क्या बेस पेयर गिनना आसान है? डीएनए का स्ट्रक्चर ही निकालना डिफिकल्ट था, एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाला गया डीएनए का स्ट्रक्चर। बेस पेयर गिनना तो और डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी बेस पेयर की बता दी उन्होंने, अप्लाइड में ये, डिप्लाइड में ये। एक हेलिक्स होगा वो, एक दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, वो पिच, पिच 34 की। पिच क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ले लो, तो 10 को हम लोग कहते हैं पिच। अब वो जैसे सीढ़ी देखिए, ऐसे मुड़ने वाली सीढ़ी नहीं ऊपर जाती है कम से, ये ऐसे तो होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये पिच कहलाता है। राउंड एंगल होता है 36 डिग्री का, इसको जब खोल दो पूरा तो ऐसा दिखे, और ऐसे तो ये रिबन जैसे हेलिक्स बनाती है वैसे होता है। तो 10 के बीच की दूरी कितनी है? इसको कहते हैं पिच। और ये एंगल कितना है, हर कितने एंगल पे ये ट्विस्ट हो रहा है? एंगल कितना है? 36 डिग्री का है, हर बार 36 36 36 36, वैसे 36 36 पूरा गोला बन जाएगा। फिर आगे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो ऐसे देखो, ऐसे 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 घूमता चला जाता है। तो ये इतनी बात इसके अंदर हो गई। दूसरी बात इसके अंदर क्या करनी है कि
एक साइंटिस्ट थे चार्जा, उन्होंने कुछ बताया था। उससे पहले हम देखते हैं ईच जीन। अब देखो जीन समझ में आ गए होगा, जीन को देखो वहां हमने बनाया, ईच जीन हैव approximately कितने न्यूक्लियोटाइड रखता है? लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड। क्या ये है न्यूक्लियोटाइड? तो एक जीन मतलब ये जीन समझ रहे हो? ये देखो ये एक जीन, ये जो फूल बताया था हमने, पेटर का फूल जो है वो जीन है। तो इस जीन में क्योंकि काफी गुधा हुआ रहता है, तो जब लंबा करोगी और जब लंबा करके उसके जीन उसके न्यूक्लियोटाइड को गिनोगे, तो जब गिनोगे तो इतने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। जब गिनोगे तो 3000 न्यूक्लियोटाइड के लगभग मिलेंगे। और एक क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं ये भी तो पूछ सकता है। एक क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं? तो फर्स्ट क्रोमोसोम जो होता है सब में जीन अलग अलग। तो फर्स्ट क्रोमोसोम में है 2968 जीन एंड वाई क्रोमोसोम है 231 जीन। वाई सबसे छोटा होता है ना, वाई में केवल 231। एक्स वाई बनाते नहीं तो मेल को एक्स ऐसे बड़ा बनाते थे, वाई को छोटा बनाते थे। इसमें टोटल कितने जीन है? 231। और पहले नंबर वाला सपोज यही मान लो, पहला नंबर का यही बड़ा यही दिख रहा है। तो ये जीन गिनो, इसमें हमने तो इसमें 3 बनाए क्योंकि जगह पूरे 3000 तो बनानी थी। इसमें 2968 जीन होते हैं एक पहले नंबर, दूसरे नंबर पे अलग होते हैं, तीसरे पे अलग होते हैं, सब पे अलग अलग नंबर होता है। पहले नंबर की क्रोमोसोम, पहले नंबर मतलब फर्स्ट नंबर है। कम ज्यादा ज्यादा नहीं है, कमी है, ज्यादा नहीं है, कमी होता है। तो आपको डाटा क्या मिला कि पहले क्रोमोसोम पे कितने जीन है? 1968। सॉरी हाँ 29। वाई क्रोमोसोम पे कितने हैं? 231 जीन। हो गई बात। अब एक साइंटिस्ट थे चारगाफ इनका रूल क्या है? इनका रूल है हाँ विल्किंस, रोजेलिन, फ्रैंकलिन, विल्किंस, गिरो का वाटसन के आगे लिखे हुए हैं क्योंकि ये भी पूछी जाती है। तो सबको कंबाइंड फॉर्म में मिला नोबेल प्राइज। ऐसा नहीं कि वाटसन कोई मिल गया, कंबाइंड फॉर्म में मिला। चारगाफ देखिए, चारगाफ रूल क्या है? इनके रूल के हिसाब से रूल नंबर 1 इनका क्या था? प्यूरिन्स जो होते हैं उनका जो अमाउंट होता है पिरिमिडीन्स के बराबर होता है। प्यूरिन्स हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पिछले टर्म की बात। प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन होता है,
और प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या होता है? साइटोसिन थायमीन और यूरेसिल। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों का अमाउंट सेम होता है, यानी ये अगर 50% है तो ये भी 50% होगा। पहला रूल हो गया, रूल नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या था इनका? इन्होंने बताया जो एडेनिन है वो थायमीन के बराबर होता है और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के बराबर होता है। यानी एडेनिन का जो अमाउंट है तौलोगे अगर, तो एडेनिन गुआनिन के बराबर है, तो थायमीन के बराबर है, और गुआनिन जो है साइटोसिन के बराबर है। ये भी बताया हमने। 2 हो गए। अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? उन्होंने कहा एडेनिन थायमीन अपॉन गुआनिन और साइटोसिन, ये जो रेशियो होता है ये 1 होता है यूकैरियोट के लिए। ये यूकैरियोट के लिए 1 होता है, और लेस देन 1 किसके लिए होता है? प्रोकैरियोट। तीन रूल हो गए। अब इस रूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एडेनिन के अमाउंट दे दिया है 37.5%। क्वेश्चन में बता रहा है कि एडेनिन है 37.5%। ठीक है, तो तुमको बताना है थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन, ये तीनों का परसेंटेज बताना है। थायमीन की कितनी वैल्यू? क्योंकि एडेनिन थायमीन बराबर होता है। देखो, तो एडेनिन अगर 37 है तो थायमीन 37 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है थायमीन, वो तो सही हो गया। उसके बाद साइटोसिन कितना होगा? साइटोसिन कितना होगा? साइटोसिन बताओ, तब तो बात है। एडेनिन जो है थायमीन के बराबर है, वो तो हो गया। किसको? दोनों को। हाँ, तो एडेनिन गुआनिन, अगर एडेनिन थायमीन तुमने बता दिया तो सेम होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? साइटोसिन हाँ 12.5%। देखो, एडेनिन और गुआनिन ये है 50%। ठीक है, और तुमने एडेनिन बता दिया, गुआनिन पूछा है, तो गुआनिन इक्वल टू 50 माइनस 37.5%, तो 12.5% आया गुआनिन। ऐसा इसलिए क्योंकि एडेनिन गुआनिन जो होता है वो प्यूरिन होता है, और प्यूरिन 50% होता है। ये वाला अगर फार्मूला लगा दो तो कभी आंसर नहीं आएगा।
हाँ तो प्यूरिन पिरिमिडीन तो बराबर है, तो हाँ तो प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर है, तो हम कब कह रहे हैं ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब यही तो है। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन थायमिन, यही तो होता है। तो ये इसको यही तो लिखा है, हमने गलत क्या लिखा। और साइटोसिन थायमिन जो है वो 50% है, ये देखिए, जिसमें तुम्हारा जो है वो गुआनिन निकल आया, और गुआनिन इक्वल टू होता है साइटोसिन और इक्वल टू 12.5। जब गुआनिन निकल आया तो जितना गुआनिन होगा उतना ही तो साइटोसिन होगा। फार्मूला देखो ये वाला, गुआनिन साइटोसिन के बराबर है, तो गुआनिन अगर 12.5 है तो साइटोसिन भी तो 12.5 हुआ। तो तुमको क्या पता चल गया इससे, साइटोसिन पता चल गया, तो साइटोसिन को लिख दो 12.5, थायमिन जोड़ दो, थायमिन इक्वल टू 50 माइनस 12.5, बताओ। ठीक है, तो थायमिन जो है वो 37 हो गया। अगर डायरेक्ट चाहो तो एडेनिन थायमिन के बराबर है, तो थायमिन भी 37 है, तो प्रूफ तो हो रहा है ना, यहाँ 37 ही तो है, तो एडेनिन थायमिन के बराबर आना चाहिए था, वो आ रहा। यानी एडेनिन जो है थायमिन के बराबर होता है, साइटोसिन गुआनिन के बराबर, तो साइटोसिन जो है वो गुआनिन के बराबर होता है। अब इसमें तुम ये वाला फार्मूला कभी ना लगा देना। बहुत से लोग ये लिख दो इसका 1, तो कुछ मैथमेटिक्स टाइप के लड़के होते हैं जो इसमें वैल्यू रख के इसको निकालना शुरू कर देते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। अब एक क्वेश्चन और बताओ, अगर जो है साइटोसिन दिया है 10.2%, तो एडेनिन कितना हो? साइटोसिन दिया है 10.2%, बताओ। इतना सब कुछ किया, इसी को देखे तो बता दो। 39.8% हो जाए, क्योंकि साइटोसिन जो होगा वो गुआनिन के बराबर होगा, और साइटोसिन और गुआनिन तो निकल आए हमारे, और एडेनिन और गुआनिन इसका जो 50% होता है, गुआनिन यहाँ से निकल आया 10.2%, तो एडेनिन की वैल्यू कितनी आई? 39.8 ना। तो एडेनिन और थायमिन बराबर होता है, तो थायमिन की वैल्यू कितनी आ गई? और ध्यान से देखो, ये सीधा सा है लेकिन वही है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इन सबका रेशियो इक्वल टू 1 आएगा, ये मतलब इन सबका रेशियो 100% पूरा हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, कोई प्यूरिन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1, एक तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, अगर एडेनिन का दिया है तो उतना ही थायमिन का हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसमें 50% हो जाएगा। हाँ, बचे हुए में बचा हुआ 50% है, तो 50% में साइटोसिन गुआनिन कैसे निकालोगे? हाँ, तो 50% तुमने बचा लिया, 50% ही बचा है, मतलब जो बचा हुआ है जैसे 37.5 है, तो 37.5 इसका भी हो जाएगा, थायमिन का बात खत्म हो गई। बचा हुआ 35% होगा, तो 12.5% हो जाएगा साइटोसिन का, और गुआनिन का हो जाएगा 12.5%। हाँ, ऐसे भी ठीक है। तो जब एडेनिन दिया हो तो थायमिन डायरेक्टली निकाल लो, जो बचा हुआ
और थायमीन अगर एडेनिन 37 है तो उसका जो साथी होगा वो 12.5 ही होगा। भाई दोनों मिलेगी तो 50% बनाएंगे, ऐसे आ जाएगा, आसान है। और अगर एडेनिन 37 है तो थायमीन होगा 37, तो उसका साथी ऑटोमेटिक 12.5 होगा, तभी तो 50% होगा। तो ये और भी आसान तरीका है, ये तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया। इसमें क्या है, एडेनिन 37 है तो उसका साथी कितना होगा, 50 में से घटा दो, बस दोनों मिल के 50 हो जाएगा। और एडेनिन जितना है उतना थायमीन होगा, तो बचा हुआ 50% में से वो घटा दो तो ये हो जाएगा, दोनों 50-50% है। तो नोट कर, समझ में ना आए तो बताते हैं। सर मतलब जितना एडेनिन होगा तो 50% से उसको गुआनिन को माइनस कर देंगे, और जितना साइटोसिन होगा तो 50% से इसको माइनस करेंगे, सबसे आसान वही। अगर ये पता है, ये पता तो 50% से माइनस करोगी तो ये आ जाएगा। अगर ये पता है तो 50% से माइनस करोगी तो ये आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। ये थे 4 गाफ। 4 गाफ ने पूरी कहानी बता दी। थर्ड वाला ऐसे थ्योरी मतलब उससे क्वेश्चन नहीं, इससे क्वेश्चन ही नहीं है। उससे अगर यू कैरी आउट, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जैसे हम लोग हैं, हम लोग में ये वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। बैक्टीरिया में ये वैल्यू लेस देन 1। ये वैल्यू देखता है, यही पूछता है प्रो कैरी आउट या यू कैरी आउट, तब वो बोला है। हाँ लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखा नहीं। मतलब हाँ तो फिर अपॉन फिकर तो उसकी बोली है। हाँ, अगर कर लो 1 आ जाए तो पहचान लोगे कि प्रो कैरी यू कैरी आउट 1 आनी चाहिए, या 1.02 या 1.1 आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ क्वेश्चन सब तो आते हैं। अरे ये सब जो है, जब सीबीएसई का एग्जाम अलग होता था, सीपीएमसी अलग होता था, 5-7 एग्जाम होते थे ना, एएफएमसी अलग होता था, तब ये पूछा जाता था सीबीएसई वाले में। सर नीचे डोमिनेटर की जब वैल्यू पड़ी हुई तब लेस देन हाँ लेस देन 1 तभी होगा। नोट हो गया और बताओ, इसलिए नहीं करता। अब ये 4 गाफ रूल जो है आपकी बुक में बस थोड़ा सा दिखाइए, इतना बताया, ऐसे ना क्वेश्चन कराया है ना ऐसे, तो थोड़ा समझने के लिए क्वेश्चन करा देने से क्लियर हो जाए। अब देखो कुछ ना कुछ तो देगा वो, या तो ये देगा तो 50% से माइनस करके ये निकाल लो, अगर ये देगा तो 50% से माइनस करके ये निकाल लो, एक तो देगा करो। और करना 50% है, क्वेश्चन में पहले 50%, ये तो हमने हेल्प के लिए 50% लिख दिया, अगर 50% ना निकालते लिखते तो और मुश्किल का करना है, और मुश्किल, क्योंकि क्वेश्चन जो आमतौर से आता है उसको 50% लिखा नहीं होता, तो याद करना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ये अच्छा खासा बड़ा और लेंदी और कहते नहीं डेंस कॉम्पैक्ट चैप्टर है। पूरी डीएनए के बारे में एक एक वर्ड बाय वर्ड इसमें जानना है, क्रोमोसोम के बारे में।
बाद डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल कोई चीज़ हो, अगर जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आपको पता है माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ले जाने की जिम्मेदारी डीएनए की है, जेनेटिक मटेरियल है। तो साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि वो बेस्ट तरीके से जेनेटिक मटेरियल हो सकता हो। तो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो जेनेटिक मटेरियल के लिए होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना में और सिलेक्शन होने में एक डिफरेंस जो आएगा वो यही आएगा कि उसके जो तैयारी के नॉर्म्स हैं पूरे फॉलो आपने किए कि नहीं किए, उस गहराई तक आपने पढ़ाई की या उस गहराई तक जो है सारे सब्जेक्ट कवर किए, या आपको सिलेबस पता है कि नहीं पता है। जानते हो क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें सिलेबस जो दिया होता है इंटरनेट पे या आपके बुक में, सिलेबस नहीं पता होता है कि नीट का सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर नहीं पता है तो फिर वही होगा, ज़िगज़ैग पढ़ते जाएंगे। टीचर अगर ज़्यादा पढ़ा देगा तो ज़्यादा ही पढ़ते जाएंगे, कम पढ़ा देगा तो वो पढ़ जाएंगे। इसलिए सिलेबस बहुत ज़रूरी पता होना, और सिलेबस की एक एक लाइन पता होना चाहिए कि ये है, इसके बाद एक पॉइंट पे आगे नहीं बढ़ना है। ये अगर एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ोगे ना, क्या तुम्हारी एनर्जी उसमें सेव होगी। तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा पढ़ोगे, अच्छा जब पढ़ोगे, कम पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे, रिजल्ट आएगा। सिलेबस ज़्यादा अगर नहीं पता है तो टीचर जो भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा होता क्या, ऐसा हो ही रहा है। जितनी भी तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, जैसे आकाश वगैरह में जाओ, तो वहाँ पर जो है वो जो सिलेबस है तुम्हारा उसका 3 से 4 गुना ज़्यादा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं हम तो बताते हैं। जैसे उन्होंने पढ़ाया प्लांट किंगडम, सपोज पढ़ाया प्लांट किंगडम, पढ़ के आ चुके हैं ना, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो जैसे उन्होंने पढ़ाया एल्गी, तो एल्गी में हमारे यहाँ जब गिनती के चंद फीचर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, हमारी बुक में सिलेबस में वही है। वो पढ़ाएंगे ओडोगोनियम की, वाउचेरिया की, स्पाइरोगायरा की, उनकी लाइफ साइकिल तक पढ़ा करेंगे। खूब ज़्यादा लेंथी, खूब लेंथी, और मॉड्यूल जो देंगे वो और भी ज़्यादा लेंथी हो। तो बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चा है, बच्चे होते हैं बहुत तेज, तो पैदाइशी मतलब बचपन से कभी सेकंड आए नहीं, हमेशा टॉप करते हैं, उनके लिए तो ठीक है और वही टॉप भी करते हैं। लेकिन एवरेज माइंड के बच्चे जो 99% है एवरेज माइंड के, उनके ऊपर बोझ पड़ जाता है कि वो उनको यही समझ में आता है कि अच्छा इसमें से क्या छोड़ें क्या पकड़ें, क्योंकि पूरा याद नहीं होने वाला, तो उसमें वो फंसे रहते हैं। और फंसे हुए जब एग्ज़ाम आता है और पेपर देखते हैं तो पेपर में कोई वेट ही नहीं होता है, पेपर तो बिल्कुल हल्का होता है, पेपर में तो कोई वेट ही नहीं, कहते यार ये तो क्या क्या पढ़ा था सामने तो है। तब उनको हकीकत पता चलती। शुरू में क्या नहीं, हकीकत कैसे पता चलेगी, ब्रांड की बात रहती है ना, तो ब्रांड अब तुम अगर किसी अच्छे मॉल में चले जाओ फन में या उसमें, तो तुम्हारा माइंड जो है वो कोमा टाइप में हो जाता है, क्योंकि ऐसा वहाँ की ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि सोचना समझना बंद हो जाता है। बार्गेनिंग करना जो हमने अपनी बचपने में पैदाइशी 7 पुस्तकों से कर रहे हैं वो भी करना बंद कर देते, बोलना बंद कर देते, इंग्लिश बोलते टूटी फूटी बोलते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्की सी पागल वाली कैरेक्टर आने लगते हैं। क्यों? हावी हो जाते हैं बिल्कुल सर पे। तो कस्टमर के सर पे आप इतना हावी हो जाइए कि वो बार्गेनिंग ना करे और आपके सौदे को यूं ही खरीद ले। ये भौकाल बहुत ज़रूरी होता है मार्केटिंग में। अगर वो आपको समझेगा हल्के में हो, जैसे हमें पता हल्के में हो, तो वो सब कुछ आपसे करा देगा कि नहीं हम हफ्ते 2 ही दिन आएंगे, ठीक है 2 दिन आ जाएंगे, नहीं हम आएंगे तो ये शर्त है हमारी, वो शर्त है, सब शर्तें रखेगा, हम सब शर्त मानेंगे, ब्रांड नहीं है ना। वो ब्रांड की वजह से 50 लोग बैठे और 50 लोग वीवीआईपी टाइप के कपड़े पहने और इंग्लिश में तड़ातड़ बोल रहे हैं। वहाँ तो कुछ लोग तो दरवाजे से ही लौट आएंगे, कुछ लोग अंदर जाएंगे पर्ची है ना, और फिर जो है हावी हो जाता है। तो माइंड भी काम करना बंद है। किसी बहुत अच्छे लुलु मॉल में आप जाइए कोई सामान खरीदने के लिए, तो अगर वो 3000 का भी कहेगा तो आपका चेहरे पे हाँ आंखें ऐसे नहीं, अरे 3000 भी बालागंज में लेने जाओ 3000, अरे 3000 का पागल हो क्या, लूटने को ले 2 वर्ड पहले बोल के आएंगे, हड़का लेंगे, वहाँ बोल नहीं पाएंगे, सुन्न माइंड हो जाएगा, माइंड हाथ पैर जैसे पैरालाइज हो जाएगा।
बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल सीधे, और कोशिश ये करेंगे कि एग्जिट बाहर कहाँ से निकले बाहर। तो ये फ़र्क होता है। इसलिए हावी माइंड पे जब हावी हो जाएंगे तो हिप्नोटाइज हो जाता है इंसान। और जो हिप्नोटाइज, अब जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाओ, सहारा हॉस्पिटल में, और वहाँ पे क्या है, जाने के बाद वहाँ के जो टाइल्स है और पत्थर है, जो बिल्डिंग है इतनी शानदार है कि देखने के बाद फिर आपका माइंड फिर पैसे जैसी चीज़ पे, और वहाँ मम्मी अगर कोशिश करेगी कि बेटा रेट पूछ लो, तुम डांटोगे रेट बनाया इसी गया, इंसान ऐसे बनाया गया है। यही तो तरीका है कि आदमी को, कहते नहीं डकैती अब ऐसे नहीं पड़ती कि घर के अंदर सेंध खोली गई फिर अंदर गए। डकैती अब आजकल ऐसे पड़ती कि आदमी जो घर में घुसे तो उनको हिप्नोटाइज कर लो, वो बोल ही ना पाया। जब बोलेगा कम, तब कम बोलेगा तो फिर आप उसको लूट भी सकते हो आसानी से, जैसा चाहो वैसे। 10 रुपए की चीज़ 500 भी हो सकते हो, होता ही है ऐसा। अब जैसे बड़े से लुइस फिलिप्स का शोरूम है, आप हो जाइए अंदर, तो जितने भी कोट और पैंट आपको सब मिलेंगे 10,000, 15,000, 20,000। तो वहाँ आप क्या सोचेंगे कि 2,000 कम कर दो। अब वहाँ बोलेंगे या तो पैसा जिससे हम भरा हुआ होता है, या तो पैसा ले आएंगे और फिर जो है ला के पछताएंगे, अरे यार बेकार बड़ा महंगा पड़ गया, इससे अच्छा दो कोट जाते ये हो जाएगा। अगर ले आए तो फिर उसको कभी कभी पहनेंगे, मतलब जब पहनेंगे तो कोट ही दिखे, फिर कुछ और दिखे ना, तो फिर ये रहता है। यही खेल चल रहा है। तुम लोग जो है वो थोड़ा सा एक राहुल एक हमने तुम लोग को वो भेजा था, लिंक भेजा था, उसमें जो है बायजूस बैंकक्रप्ट है ना, तो उसको पूरा पढ़ो, तुम्हें लगेगा कि कैसे ये इन लोगों का काम कैसे चलता है। अब कल हमने जो है एक वीडियो हमको मिला 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसमें रामलिंगन राजू और जिसमें जो है अनिल अंबानी, ये इन सब की पूरी स्टोरी बताई थी, 10 की फेल्योर वाली। और जिसमें एक थे वहाँ जो बाहर बैठे हुए हैं शराब कारोबारी, क्या नाम था, विजय माल्या। तो इन लोगों को के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, और ये कैसे फेल हो गए, इनके बारे में पूरी बात उसमें बताई। तो उसको पढ़ो तो तुम्हें बड़ा मतलब आनंद भी आएगा और एक्सपीरियंस भी है। सबसे बड़ी चीज़ तो एक्सपीरियंस। ये ना सोचो कि हज़ारों करोड़ के मालिक हैं तो ज़ीरो नहीं है, और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ रहती है, ये एक्सप्रेशन से रहता है, एक्सप्रेशन से रहता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपके वर्ड्स, आपकी बात कितना ज़्यादा लोगों के दिमाग पर जाके अटैक कर रही है। जितना ज़्यादा दिमाग पे अटैक कर रही है, जितना अच्छा आप उसको समझा ले जा रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ रहती है। दूसरी बात इसके अंदर हमें क्या करनी है कि डीएनए के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। अब हम लोग को बात करनी है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक वर्ड, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपके यहाँ पूछा जा चुका है सेंट्रल डॉग्मा। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ रेप्लिकेशन, एक हेडिंग। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें क्या होता है देखिए, ये डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये अपनी जो कॉपी बनाएगा तो किसके थ्रू बनाएगा, रेप्लिकेशन के थ्रू। रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी कॉपी बनाएगा, यानी डीएनए से डीएनए बनने में एक रिएक्शन काम करेगी जिसे कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कॉपीइंग एक डीएनए से दो डीएनए। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ये भी सेंट्रल डॉग्मा में आता है। दूसरा स्टेप क्या होगा तो देखिए, हाँ, डीएनए से एमआरएनए बना,
ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, इसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। और एमआरएनए से क्या बनता है? इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये जितना भी स्टेप आप देख रहे हैं सब इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। रेप्लिकेशन भी पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, सब इसके साथ। तो हम लोग जो है सबसे पहले रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने जा रहे हैं। एमआरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, अगर एमआरएनए से डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक साइंटिस्ट थे, टैमिन एंड बेल्टीमोर, उन्होंने डिस्कवर किया। किसके अंदर? वुंड ट्यूमर वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस था, उसके अंदर डिस्कवर किया गया। इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अब खत्म हो गया, बचता ही है। उसके बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं किसके बारे में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है? आरएनए होता है। और किसके अंदर ये होगा? रेट्रोवायरस में, आरएनए वायरस में तो होगा। तो जो वायरस, जिस वायरस में आरएनए हो जेनेटिक मटेरियल, उस वायरस को कहते हैं रेट्रोवायरस। और हम लोग बायोटेक में पढ़ के आए हैं कि रेट्रोवायरस कैंसर काजिंग वायरस होता है, हमारी बॉडी के सेल में जाके कैंसर काज करते हैं। सही है? तो आरएनए जो है कन्वर्ट किसमें होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा डीएनए। ये डीएनए को हम लोग हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। उसके बाद फिर ये बनेगा एमआरएनए, और फिर बनेगा ये प्रोटीन में। तो देखिए एक स्टेप बढ़ गया, यहाँ से तो पढ़ ही रहे थे हम, यहाँ से एक स्टेप बढ़ गया। ये स्टेप जो है इससे थोड़ी देर के लिए डीएनए बना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें है, एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नहीं, सेंट्रल लॉग में थोड़ी, सेंट्रल लॉग में ऊपर होता है, उसके बाद नीचे जो लाइन खींची है ये सब वो दूसरा पॉइंट। सेंट्रल लॉग में दोनों ना होता लाइन, इसीलिए हमने खींची कि वो बात वहाँ खत्म हो गई। ये दूसरी बात। हाइब्रिड डीएनए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, चाइल्ड डीएनए होता है हाइब्रिड डीएनए। नहीं, ये हाइब्रिड वो नहीं है, तो बीच में थोड़ी देर के लिए बना है, इसे हाइब्रिड इसलिए। कॉम्प्लीमेंट्री वो सब अलग चीज है, ये कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी हो गई। ये तो ऐसा एक प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में थोड़ी देर के लिए डीएनए बन गया। तो अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो हम लोग बायोटेक में पढ़ते हैं, वो बनाया जाता है स्पेशली। ये टेम्परेरी है,
अगर ये नहीं बनेगा तो mRNA नहीं बनेगा। ये तो आप जानते हैं बात। इसके अलावा ये ना सोचिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत से रेट्रोवायरस ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जो डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, ये बनाते ही नहीं। ये ना सोचिए कि ये बनना जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। आरएनए ऐसे भी कुछ आरएनए वायरस हैं जो बना लेते हैं। सेंट्रल डॉगमा जो किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे क्रिक, वाटसन एंड क्रिक नहीं, केवल क्रिक। तो सेंट्रल डॉगमा जो है वो केवल क्रिक ने बताया। अब हम लोग चलते हैं एक द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये पहले जो है वो कर ले, माइस वाला, चूहे वाला, माइस वाला कर लेते हैं। तब माइस में क्या था? चूहे का एक एक्सपेरिमेंट था। चूहे में साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया, चूहे को लिया, चूहे में इंजेक्शन लगा दिया बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का क्या नाम था? न्यूमोकोकस निमोनी, निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया था। तो इंजेक्टेड strain of virulent bacteria pneumococcus न्यूमोकोकस निमोनी का स्ट्रेन उन्होंने इंटर कर दिया। चूहे को कौन सी बीमारी हो गई? निमोनिया। और चूहा जो है निमोनिया से मर गया। ठीक है, तो न्यूमोकोकस निमोनी है। तुम्हारी बुक में एक नाम और भी दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिया हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिया। तो ये क्या था? ये तो स्ट्रेन था। तो दिस स्ट्रेन इज स्मूथ टाइप, या एस टाइप, विच इज पैथोजेनिक। वो पैथोजेनिक था, डिजीज का। पैथोजेनिक इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में डिजीज का। बैक्टीरिया ऐसा जो डिजीज था। तो एक दूसरा स्ट्रेन था इसका, another strain is rough type, another strain is rough type। उसको क्या कहते हैं हम लोग? R टाइप। रफ टाइप होता है और R टाइप होता है। तो दो हैं, एक खुरदरा बैक्टीरिया, एक चिकना बैक्टीरिया। जो खुरदरा बैक्टीरिया है वो डिजीज नहीं काज करता, और जो चिकना है वो डिजीज काज करता है। सीधी सी बात। तो रफ टाइप है R टाइप, विच इज नॉन
पैथोजेनिक। इसका एक दूसरा नाम है एवायरुलेंट। तो दो बैक्टीरिया उठाए, पहला बैक्टीरिया उठाया सर ए वायरल किसका आर, वायरुलेंट का मतलब डिजीज ना काज करे, ए वायरुलेंट। और वायरुलेंट का मतलब डिजीज काज करने वाला, जिससे मर गया था वो, इससे मरा नहीं, मरेगा नहीं, आर स्ट्रेन से मरेगा नहीं। तो बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन ले लिया आपने, और फिर क्या किया, उसको चूहे में दोनों को लगाया। पहले वाले को लगाया तो चूहा मर गया था, लेकिन जो दूसरे वाले आर को लगाया तो चूहा नहीं मरा। तो इस पे पॉइंट लिख लेते हैं। एस स्ट्रेन जो होता था, ये स्मूथ स्ट्रेन, इंजेक्टेड इन माइस, इंजेक्टेड इन माइस, और माइस डाई, चूहा मर गया। दूसरा क्या था, आर स्ट्रेन, रफ वाला, जो माइस होगा इस केस में क्या होगा, जिंदा रहेगा, माइस लाइफ। एक में मर गया, एक में जिंदा है। फिर क्या किया इन्होंने, एस स्ट्रेन को उठाया। अब एक से मर रहा है, एक से नहीं मर रहा है, ये से मारने वाला है ना एस स्ट्रेन, इसको हीट किल्ड किया। एस स्ट्रेन को किया हीट किल्ड। हीट किल्ड करने पर उनको लगा कि बीमारी का काज करने वाला जो इसके अंदर प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। फिर इसको माइस में लगाया, ठंडा करके लगाया। तो एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, हीट मतलब हीट से उबाल दिया उसको ऐसा। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन मर गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन को हीट किल किया, प्लस मतलब हीट किल किया, हीट किल एस स्ट्रेन बन गया। अब इसको माइस में लगाया, तो तुम अपना गेस बताओ कि जब ये माइस में लगेगा तो क्या डिजीज काज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हीट किल कर दिया है, तो ये सभी एक्सपेक्ट करते हैं। इसको फिर किसमें इंजेक्टेड इन माइस, और हीट किल करने के बाद एस स्ट्रेन को माइस के अंदर फिर से इंजेक्शन लगाया। माइस जो है वो लाइव रहता है। तो उन्हें समझ में आ गया कि जब हीट किल किया तो इसका जो बीमारी काम करने वाला जो है जीन था वो खराब हो गया, तो अब बीमारी नहीं हो रही है। क्या माइस जिंदा समझ में आ गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बैठे रहे वो, फिर उन्होंने सोचा ऐसा ना करें, ये हीट किल एस स्ट्रेन को बाहर टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। तो थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उन्होंने मिक्स किया, मिक्स आर स्ट्रेन विद
with heat killed S strain। तो R स्ट्रेन को S स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया है बाहर। कौन वाले को R तो ऐसे भी बीमारी नहीं करता, और S कौन सा है, हीट किल्ड वाला, ये भी बीमारी नहीं काज करता है और ये भी बीमारी नहीं काज करता है। जब अलग अभी कह रहा था देखो R स्ट्रेन को डाला था, कहाँ बीमारी नहीं होगी, चूहा मर गया था, बच गया था सॉरी। ये देखो इसको दोनों को बाहर मिक्स कर दिया। then injected, बाहर मिला लिया, then injected into mice, माइस में इंजेक्ट किया। अब आप बताइए कि माइस अब मरेगा कि नहीं मरेगा? देखो जब ये अकेला था तो नहीं मरा, जब ये अकेले लगाया था R स्ट्रेन तो नहीं मरा, लेकिन दोनों को बाहर मिला लिया, मिलाने के बाद मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर को इंजेक्शन में भरा, उसको फिर चूहे में लगाया, तो चूहा जो है मर जाएगा, माइस डाइड, माइस मर गया। अब वो बड़े चक्कर में फंसे, R स्ट्रेन से अकेले नहीं मर रहा है, हीट किल करने के बाद अकेले जब हीट किल वाले को लगाया तो नहीं मर रहा है, ये दोनों को मिला देने से क्या ऐसा हो गया कि फिर से वो डिजीज काज करने लगी। तब उन्होंने अपने दिमाग में कंक्लूजन निकाला कि अपना दिमाग उन्होंने कहा देखिए हीट किल जो ऐसी स्ट्रेन था, इसको जब हमने हीट किल किया तो इसका जो डीएनए है वो नहीं मरा, बाकी और सारी प्रोटीन वगैरह मर गई। यानी डीएनए नहीं मरा, डीएनए के अलावा और भी तो होता है ना, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आरएनए होता है, तो सब चीज मर गई, केवल डीएनए बचा है। क्योंकि डीएनए हीट किल करने पर नहीं मरता, डबल बॉन्ड उसके जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट तो जाते हैं लेकिन वापस फिर जुड़ जाते हैं, रीनेचुरेशन। इसलिए हीट किल से डीएनए पे ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी ये प्रॉपर्टी ही इसको यूनिक बनाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हो, एक बार तुमने हीट दे दिया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, वैसे नहीं आता। तो R स्ट्रेन को तो उसके बाद फिर माइस डाई हो गया। तब इन्होंने कहा, इन्होंने जो फाइंडिंग निकाली, इन्होंने निकाली जो हीट किल स्ट्रेन था इसका डीएनए R स्ट्रेन में चला गया, जब दोनों को मिक्स किया था तब। जब इसका डीएनए R स्ट्रेन में चला गया, R स्ट्रेन को उसने बदल दिया S स्ट्रेन। बाहर ही बाहर हुआ ये, अभी टेस्ट ट्यूब की बाहर, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है ना बाहर, अभी माइस के अंदर नहीं हुआ। फिर से सुनो, हीट किल में था डीएनए केवल, वो डीएनए बाकी चीज हीट किल करने से मर गई, वो डीएनए R में चला गया, और R में जाने के बाद R को बदल दिया इसमें S में। तो इस बदलने को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो अब हमको नई लाइन क्या लिखनी है, हीट किल्ड S strain have DNA which transfer into R state, which transfer into R state at a result of which
R stream transform into S stream. Which causes death. इसने डेथ को कॉज किया। अब जो मरा हुआ चूहा था, तो मरे हुए चूहे का ब्लड इन्होंने निकाला, तो मरे हुए चूहे में उनको केवल एस स्टेन मिला, आर मिला ही नहीं, जो कि डाला तो दोनों था ना, आर भी डाला था। देखो ऊपर वाली लाइन में आर और एस को बाहर मिक्स किया, इसको डाला माइस में, तो माइस के अंदर नहीं चूहे के अंदर दोनों मिलने चाहिए, आर और एस दोनों मिलने चाहिए, लेकिन चूहे के अंदर केवल एस मिला है, आर मिला ही नहीं। इसका मतलब जितना आर था वो सब ट्रांसफॉर्म हो गया एस। किसने कर दिया? एस वाले डीएनए ने कर दिया, बदल दिया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो डीएनए अगर चाहे तो चिकने वाले को बना सकता है, रफ वाले को कन्वर्ट करके चिकना बना सकता है, क्योंकि डीएनए के पास पूरी अथॉरिटी होती है। तो heat killed S stain have DNA which transfer into R stain, at the result of which R stain transform into S stain. तो चूहे की, मरे हुए चूहे की बॉडी में बिल्कुल नहीं मिला, क्या चीज नहीं मिली? आर स्टेन, केवल एस स्टेन मिला। इसका मतलब सारा आर स्टेन बदल गया एस स्टेन। क्या पता? ये आपका दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको लिख लेते हैं। दिस experiment is called ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या बताया? ये बात हो, लेकिन इनकी कमी क्या थी? इनकी कमी थी ये जो एस स्टेन से डीएनए आर में जा रहा था, उस डीएनए को इन्होंने कहा वो डीएनए था जो जा रहा था, लेकिन उसका केमिकल नेचर नहीं बता पाए। मतलब वो डीएनए था, कौन सी चीज गई, डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, आर में कौन सी चीज चली गई? एस से कुछ तो गया आर में, तो कह तो रहे थे वो कि वो डीएनए गया, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ता है, कहने से नहीं होता। प्रूव नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? ट्रांसफरेबल जो मटेरियल है उसका केमिकल नेचर नहीं बता पाए। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ड्रिफ्ट का ड्रॉबैक क्या है, ड्रिफ्ट की कमियां। तो ड्रॉबैक था कि ही डिड नॉट डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफरेबल मटेरियल। जो ट्रांसफर हुआ उसका केमिकल नेचर नहीं बता पाए। केमिकल नेचर मतलब एग्जैक्ट डीएनए अगर बता देते कि डीएनए गया, कुछ गया था, उन्हें ये नहीं पता क्या गया। तो इनकी जो कमी थी वो ये थी do not describe the chemical nature of do not describe the chemical nature of transferable material।
ये आपको याद रखना है। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा होगा। हाँ, बहुत से माइस का यूज किया तो माइस की कमी क्या है? हर घर में देखो 200-400-500 तो मिलते ही। कितने से? 200-400 तो सब जगह रहते ही। तुम्हारे नहीं क्या माइस? ज़्यादा तो 4-5 होते हैं घर में, 2-4 बार बार आते हैं तो यह बार टेबर की सुबह मार दवा डालो, तब जब मर जाए तब ढूंढ ढूंढ के जब निकालो तब पता चलता है कितने थे कि 4 ही थे, पूरा उत्पाद बजाए थे। हर चीज काट डालते हैं, वॉशिंग मशीन का पाइप काट डालते हैं, वॉशिंग मशीन पानी इधर चल रहा है, वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ किसको समझ में नहीं आया? आमिर समझ में आया तुमको? जिसको ना आया वो फिर से बता दें। अब देखो इतनी लंबी बात खींची ना, इसके सबसे आसान तरीका ये है, इसको छोटे में समझने का। छोटे में समझने का ये है कि एक जो बैक्टीरिया था जो बीमारी काज करता था, उसको टेम्परेचर दिया, उसको जो है उबाल दिया करके। उबले हुए बैक्टीरिया को डाला माइस में, माइस बच गया। उबले हुए को मिलाया आर स्टेन के साथ, उबले हुए को मिला रहा आर स्टेन के साथ, और फिर माइस में डाला, माइस मर गया। तो माइस जब मर गया तो पता चला जो उबला वाला बैक्टीरिया था उसने रफ वाले बैक्टीरिया को अपनी तरह बना लिया, तभी तो माइस मरा। इसके लिए इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है समझने के लिए। तो जब समझ जाता तो चीजें छोटी हो जाती है। तो जो चिकना वाला था, चिकने वाले का डीएनए उसने खुरदरे वाले डीएनए को मारकर और खुरदरे वाले बैक्टीरिया को चिकना बना दिया। खुरदरे वाले को चिकना बना दिया। जब चिकना वो बन गया तो फिर वो डिजीज को काज करेगा ही, क्योंकि चिकने वाला तो डिजीज काजिंग होता है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक होता है। और मरेगा कैसे? निमोनिया से। अब तुमको मलेरिया तो समझ में आता है, लेकिन माइस में निमोनिया होगा तो क्या होगा? तो खांसी आएगी, गले में दर्द होगी, क्या होगा? तो जो आपके अंदर होता है वो इसके अंदर होता है। आदमी का तो भाई बंधु है वो भाई, वो भी तो मैमल है। मैमल है वो, मैमल तो सारा एक्सपेरिमेंट चूहे में किया जाता था बेटा। दवाओं का सबका क्यों इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अभी साइंटिस्ट खुश नहीं हुए। बहुत से लोगों ने कहा पता नहीं, हो सकता आरएनए चला गया हो, किसी ने कहा हो सकता प्रोटीन चला गया हो। तो अभी कंफ्यूजन बना रहा है। फाइनली जो है इसके बाद एक साइंटिस्ट और है, एवरी, मैकार्थी और मैक्लॉइड। ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, उसको पहले समझा, उसके बाद बताया ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट सही है, बस क्या है अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे हम लोग जाते हैं ना एग्जाम दे के जब आते हैं तो नंबर कम आ जाते हैं, तो माँ बाप क्या कहते हैं, हम लोग का चेहरा देख के कहते हैं इसको आता सब कुछ है, बस अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो वो खुश हो जाता है बच्चा कि चलो हमको बस सब कुछ सिंपैथी तो मिली। तो नॉलेज तो बहुत है, बहुत तेज है, तो बहुत तेज कह के मतलब वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कुछ लोग के घर में नहीं होता ऐसा, जैसे साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, और जब मार्कशीट आएगी तो उसी दिन मारना शुरू करते हैं। घर में ये भी होता है, और उसी दिन मारेंगे सिर्फ, उसके बाद फिर साल भर चाहे जो करो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे पढ़ो चाहे देखो चाहे जाओ, जो कि कायदे से पूरा साल मारना चाहिए, एक दिन ना मारो। जिस दिन प्रिंट हो गई मार्कशीट प्रिंट हो गई तो अब उसमें क्या चेंज हो जाएगा मान लेते, वो तो जो आ गई तो आ गई, मान लो 70 नंबर आए नहीं, इसमें तो 70 ही रहेंगे, चाहे उठक पटक दो तो क्या 80 हो जाएंगे, 80 तो होने नहीं। हाँ, अगर ये मार्च 6 महीना पहले या डाढ़ या 6 महीना पहले की होती तो 80 के 150 होते। चलिए अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, एक और एक्सपेरिमेंट।
जो किसने किया, एवरी, मैकार्थी एंड मैक्लॉड। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकार्थी मैक्लॉड। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं के टुकड़ों को लिया, इन्होंने कुछ अलग नया नहीं किया। ये जो हीट किल वाला था इसको उठा लिया ग्रिफ वाले को, जो इन्होंने हीट किल वाला था, यानी कि जो डिजीज काज करने वाला उसको जब उबाल दो उसको कहते हैं हीट किल। हीट किल हीट किल्ड एस स्टेन लिया, ठीक है। इसमें एक एंजाइम डाला, प्रोटीएज, एक एंजाइम डाला प्रोटीएज के अंदर, एक एंजाइम डाला। प्रोटीएज डालने के बाद उसको मिक्स किया। प्रोटीएज डालने के बाद डायरेक्ट माइस में नहीं डाला, प्रोटीएज डाला उसके बाद फिर आर स्टेन में डाला। ये देख लीजिए, ये ध्यान दीजिए, मिक्स्ड विद आर स्टेन, मिक्स्ड विद आर स्टेन। आर स्टेन एस स्टेन है, एस स्टेन में प्रोटीएज डाला और उसको फिर भाई जैसे ये हीट किल एस स्टेन था, उसमें एक एंजाइम ड्रॉपर लिया, एक एंजाइम डाला, प्रोटीएज डाल दिया और फिर उसको लिया, उसमें आर स्टेन वाला जो बैक्टीरिया था वो डाल दिया, वो ये। अब क्या हुआ, अब इसको इस मिक्सचर को माइस में डाला, बताओ क्या हो जाएगा। इंजेक्टेड इनटू द माइस, तो माइस जो होगा वो मर जाए, माइस डाली। क्यों मर जाएगा, क्योंकि डीएनए तो अभी है ना उसमें, और डीएनए को मारने वाला एंजाइम कहाँ डाला आपने, तो आपने तो प्रोटीन को मारने वाला एंजाइम डाला, और डीएनए से तो बीमारी काज होती है, और डीएनए इसमें बचा है, आपने प्रोटीन वाला डाला, तो प्रोटीन डालने से कौन सा डीएनए मर जाएगा, तो डीएनए जो बीमारी काज करने वाला डीएनए बचा रहा, वो डीएनए आर में चला गया, वो आर को बदल दिया एस में, और जब एस में चला गया तब आपने जब माइस में लगाया तो एस की वजह से तो माइस मर ही जा रहा, पहले से मर रहा है, कोई अभी की बात हुई। ये पहली बात हो गई। दूसरे में क्या किया, ये सेम चीज, हीट किल्ड एस स्टेन, इसमें जो है एक एंजाइम डाला आरएनएज। आरएनएज का मतलब होता है आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, आरएनएज। आरएनएज डाला, डालने के बाद उसको मिक्स किया किसमें, मिक्स्ड विद आर स्टेन। आर स्टेन में मिक्स किया, फिर आपने उसी को फिर जैसे पहले किया था, इंजेक्टेड इनटू द माइस, तो माइस मर जाए। क्यों मर जाए, इसमें आरएनए डाला, आरएनए डाइजेस्ट हुआ, लेकिन आरएनए को चाहे डाइजेस्ट करो चाहे प्रोटीन को डाइजेस्ट करो, जब तक डीएनए को नहीं डाइजेस्ट करो तब तक माइस जिंदा रह ही नहीं सकता।
तो आरएनए को कर रहे हो, प्रोटीन को कर रहे हो। डीएनए बचा हुआ है, वो भी खतरनाक वाला बीमारी काज करने वाला डीएनए। वो तो जब आर के साथ मिलेगा तो आर को बदल देगा एस में और कहेगा जाओ मैं इसको मारो। इसमें क्या हो गया, माइस डाई। इसके बाद फिर देखिए तीसरा, हीट किल्ड असिस्टेंट। इसमें एक एंजाइम डाला, डीएनए एज मिक्स्ड विद आर स्ट्रेन। फिर से इसको डाला, आर स्ट्रेन में मिक्स किया और फिर इसमें डाला, इंजेक्टेड into the mice। आपकी डीएनए एज लगा दिया एंजाइम। डीएनए एज ने क्या किया, डीएनए को ही डाइजेस्ट कर डाला और जो डिजीज काज करने वाला डीएनए था उसको डाइजेस्ट कर डाला। तो अब जब डिजीज काज करने वाला डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो अब काहे की बीमारी, अब बीमारी होगी नहीं। और उसको मिक्स किया आर में, तो आर बदलेगा भी नहीं ऐसे, अब आर ही रहेगा। और इसमें माइस अब कहाँ डाई, क्या मार्केट हो लाइफ। हमने कहा तीनों में मार दो, तीसरे वाले में बच जाए। क्यों बच जाएगा, क्योंकि डिजीज काज करने वाला डीएनए डाइजेस्ट हो गया है। अब डीएनए जब डाइजेस्ट हो गया तो आर स्ट्रेन को बदलेगा नहीं, जब नहीं बदलेगा तो आर स्ट्रेन जो है कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके बाद प्रूव हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट को जो है वो उलझन मची रही कि अभी मजा नहीं आया, और एक्सपेरिमेंट करो फाइंड। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, इसने किया हार्शी एंड चेज। हार्शी एंड चेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये बात कब प्रूव हुई, तो एवरी मैकार्थी मैक्लाइड हुआ। और फाइनली कब एस्टेब्लिश हुई, तो हार्शी एंड चेज। तो दिस एक्सपेरिमेंट DNA is the genetic material. DNA is the genetic। सर इसका क्या ड्रॉबैक है? जो इसका ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक ये नहीं, लोग नहीं बता, हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग पहले से बता देते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट कराते हैं। नहीं, सब कुछ बता चुके हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ बता चुके हैं, एक्सपेरिमेंट बाद में कर रहे हैं। ये लोग को कुछ नहीं पता रहता, ये तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फाइंडिंग्स आती है तब बताते हैं। उन्हें मालूम था कि तीन ही चीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन और आरएनए और डीएनए। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी डाल के देखा था, लेकिन वो लिखते नहीं। हाँ, न्यूक्लिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाला डीएनए, डीएनए नहीं, डीएनए एस एंजाइम है। डीएनए का सिर्फ डीएनए थोड़ी है, एंजाइम है। आपकी बुक में जहाँ ये खत्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट, उसके नीचे एक लाइन लिखी है।
लाइन लिखी है क्या है, DNA S और DNA A में क्या डिफरेंस? देखो उसमें देखो आखिरी में कोई लाइन लिखी है सर डिफरेंस बिटवीन आगे जो पूछते नहीं क्वेश्चन पीछे कि अपने टीचर से डिस्कस करिए और बताइए कि DNA S और DNA का क्या मतलब, ये भी क्वेश्चन नहीं है। DNA S का मतलब सिंगल स्टैंड, ये तो महान है। अरे S आगे लगे, वो भी 2 S आगे लगे, तब सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पीछे लगा दिए तो प्लूरल हो जाएगा। ये मतलब होता है मेनी DNA, और ये क्या होता है, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, DNA डाइजेस्टिंग एंजाइम। तुम लोग जरा देवेश सर के लिए प्रार्थना करो भाई, जल्दी ठीक हो जाए। अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो हालांकि बढ़ गई प्लेट, फिर 35,000 हो गई। 35,000 से बढ़ेगी तो फिर बढ़ती जाएगी। जो है वो 10 मिनट का गैप ले लो, 9:30 बजे सर आ जाएंगे फिजिक्स वाले। हाँ 9:17 हो गए, 9:18।